हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स के ये डिमांड भी थी कि सर एक टॉपिक है, पटवारी में भी आता है ये और आरएएस के मेंस एग्जाम में भी आता है। वो टॉपिक है प्रशासनिक शब्दावली या पारिभाषिक शब्दावली, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। अब ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि एक तो प्रशासनिक शब्द यूज़ होते हैं, इंग्लिश टू हिंदी है, तो और कुछ ऐसे शब्द जो काफ़ी नए शब्द लगते हैं, सुने नहीं हैं, तो थोड़े से ये मुश्किल हो जाते हैं। और अब इसमें एक दिक्कत और क्या है, पहले तो ये पटवार के एग्ज़ाम में लगभग 6 से 7 सवाल पूछे जाते हैं इससे जुड़े हुए, लेकिन अब सवाल भी बहुत कम, मुश्किल से शायद आपको 1 या 2 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं। मुझे लगता है एक ही सवाल पूछा जाएगा, 2 भी हो सकते हैं, तो बहुत कम सवाल भी है। और अगर आप राघव प्रकाश में इसको देखेंगे तो लगभग 800 से 1000 वर्ड्स दे रखे हैं, तो इतने सारे शब्द याद रखना पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अब इसको कैसे पढ़ा जाए, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको सीमित शब्द दूंगा जिसमें से संभावना है, मुझे लगता है कि उन्हीं में से आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। देखो ये एक संभावना है, इतने सारे शब्द हो सकता है राघव प्रकाश में से 800 से 1000 शब्द हैं, वहाँ से भी नहीं आए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, मुझे जहाँ तक आइडिया लगता है कि अनुमान लगा सकता हूँ कि यहाँ से पूछे जाने की संभावना है, तो मैं उन वर्ड्स के बारे में चर्चा करूँगा। कुछ इस तरह से बताऊँगा कि वो वर्ड्स आपको यहीं पर याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको याद करने का कोई विशेष तरीका नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाते हुए बताते हुए भी किस जगह पर कौन से शब्द किस तरह से यूज़ होते हैं, तो आपको दिमाग में वो याद रह जाएगा। ध्यान रखना, ये जो शब्द है ये आरएएस में भी आते हैं। ये जो हमारे यहाँ पर आरएएस पटवार, इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएएस के मेंस में अगर आप आरएएस की तैयारी करें तो मेंस में भी 4 नंबर का पार्ट आता है, तो 4 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आरएएस मेंस के लिए। उसके लिए भी आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैं तो ये कहूँगा कि ये जो आपकी पारिभाषिक शब्दावली आ रही है, प्रशासनिक शब्दावली, ये आरएएस मेंस के लिए मैं जो बता रहा हूँ उससे भी आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि मैं अपना बता देता हूँ कि मैंने इसको याद कैसे किया। मैंने राघव प्रकाश में जितने भी शब्द दे रखे अपने आरएएस मेंस की तैयारी के दौरान मैंने तो सारे के सारे वर्ड याद कर लिए थे, रट लिए थे। अब मेरा तरीका क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं किस तरह से याद करता था। सिर्फ पारिभाषिक शब्दावली नहीं, जो भी आरएएस मेंस के टॉपिक थे वो तो मैंने लगभग जो राघव प्रकाश के शब्द थे, अब कितने ज़्यादा उसमें विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वन वर्ड्स है, ठीक है, ये सारे मैंने याद कर लिए थे। अब याद करने का तरीका क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपके लिए उसमें काम आ जाए। देखो याद करने का तरीका क्या है, अब पारिभाषिक शब्दावली को लेते हैं। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ना शुरू किया तो मैंने एक बार में उसको सारे वर्ड्स को पढ़ लिया। पहली बार में मैंने सारे शब्द को पढ़ लिया, तो उसमें से लगभग 50 से 60% ऐसे वर्ड्स थे जो ईजी लेवल के, मुझे ईजी लेवल के लगे और मुझे पहले से आते थे। तो 50-60% काम वो पहले से मेरे को याद था, मेरे को पहले से आता था। अब जो 50-60% ऐसे शब्द आए थे, 50-60% के बाद 40-50% आप मान लीजिए कि 40-50% वर्ड ऐसे हैं जो पहली बार मैं देख रहा हूँ, तो मेरे लिए वर्ड्स नए थे। उसमें से भी कुछ वर्ड्स ऐसे थे जो आसानी से याद हो सकते थे, तो मैंने उन वर्ड्स को यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया कि हाँ ये वर्ड्स हैं, ये नए वर्ड्स हैं, सारे अंडरलाइन हो चुके थे, नए वर्ड्स हैं। लेकिन जो आसानी से मेरे को याद थे वो मैंने एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, सारा रिवाइज़ किया और याद हो गया, है ना। 1-2 बार में पढ़ा पूरा, 1-2 दिन लगे और रिवाइज करने से याद हो गया। फिर लास्ट में मुश्किल से 20 से 30% ऐसे वर्ड्स, और ये लगभग हर टॉपिक में होता है, 20 से 30% वर्ड्स ऐसे मिलते हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं और बार बार पढ़ने की ज़रूरत थी। मैंने उनको अपने एक रजिस्टर बना दिया और उनमें सारे को नोट कर लिया। फिर मेरा एक ही काम होता था, ऐसा मैंने हर शब्द के लिए किया, विलोम शब्द के लिए भी किया, संधि के लिए भी किया था मैंने ऐसा, वन वर्ड्स के लिए भी किया था, वाक्य शुद्धि के लिए भी किया था, शब्द शुद्धि के लिए भी किया था। मैंने उन सारे 20 से 30% वर्ड्स को लिख दिया था और हर रोज़ 1 घंटा मेरा यही काम होता था कि उन सारे वर्ड्स को रिवाइज करना है। इस तरह से अगर मैंने यहाँ पर 20-25 दिन तक जब मैंने ये किए थे, मुझे 20-25 दिन में सारे याद हो चुके थे। लेकिन मैंने सिर्फ 20-25 दिन याद नहीं किए, मेरा ये रूटीन का काम था कि सुबह के टाइम 1 घंटा हिंदी को देना है, तो मैंने हिंदी बहुत मजबूत कर ली थी। और मैं आपको बताता हूँ कि आरएएस मेंस में 120 नंबर की हिंदी आती है, उसमें से 50 नंबर तो केवल व्याकरण का होता है, और 2016 में मुझे 50 में से 45 मार्क्स मिले हिंदी में। जहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं है, लिखना हो, हर एक का संधि हो, वाक्य शुद्धि हो, वहाँ पर लिखना हो, वहाँ पर 45 मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वहाँ पर अगर आपके लिखने में एक बिंदी की भी गलती हो गई तो नंबर कट जाते हैं, ऐसा मेरे साथ हुआ भी, है ना। तो 45 नंबर वहाँ इसलिए आए कि मैंने व्याकरण से सारे सवाल जो आए थे वो लगभग राघव प्रकाश से मिल गए थे और वो सारे सवाल मैंने सही कर लिए। तो ये एक तरीका है पढ़ने का, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पर, तो शुरू करते हैं। आज मैंने ए से लेकर सी तक जो वर्ड्स मुझे इंपॉर्टेंट लिए वो मैंने लिए हैं, सारे वर्ड्स इसमें नहीं है, मैं 2-3-4 वीडियो इसमें आएंगे सीरीज में, तो उसमें सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊंगा कि कहाँ यूज़ होते हैं। तो कुछ वर्ड्स आपके सामने अब दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले शब्द लिखा हुआ एबेटमेंट।
जिसका अर्थ लिखा हुआ है उपशमन या कमी करना। तो ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एबेटमेंट आप याद रखेंगे, एबेटमेंट का मतलब होता है उपशमन या कमी। अब जैसे कुछ भी कमी करनी, जैसे सरकार आपको बजट दे रही है, जब आप सरकारी नौकरी में जाएंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ ये वर्ड्स कहाँ यूज़ होंगे। जब आप नौकरी में जाएंगे, नौकरी में आपको कुछ कमी करने के लिए कहा जाएगा, बजट में कमी, तो उसको कहेंगे एबेटमेंट करना। ठीक है, कमी, सत्ता में कमी हो रही है, आपके पावर में कमी करनी, तो एबेटमेंट कहलाता है। किसी भी चीज़ को कमी करना, उपशमन इसके लिए एक वर्ड है। देखो अब एग्जाम में मैंने ये सारे राघव प्रकाश से लिए, वहाँ पर उपशमन वर्ड यूज़ किया, हो सकता है एग्जाम में उपशमन भी लिखा हुआ है। ठीक है, आप सिंपल भाषा में इसको समझ लिए, कमी करना, और कमी करना को हिंदी में दूसरा शब्द कहते हैं उपशमन। अब आता है एब्रीविएशन, दूसरा वर्ड है एब्रीविएशन। आपने ये गौर भी किया होगा, ये वर्ड्स बार बार यूज़ भी होता है। आप कंप्यूटर का वर्ड्स कंप्यूटर के सब्जेक्ट को जहाँ पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ शॉर्ट में बहुत सारे शब्द हैं जिनका शॉर्ट फॉर्म है, जैसे रैम, RAM। तो ये रैम एक एब्रीविएशन है, किसका संक्षिप्त रूप है? इसको संक्षेपण या संक्षिप्त रूप भी कह सकते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM, रीड ओनली मेमोरी, ये उसका एब्रीविएशन है। तो आपके एक टॉपिक है कंप्यूटर के सिलेबस में, एक टॉपिक है एब्रीविएशंस, जिसमें सारे वर्ड्स है उसके शॉर्ट फॉर्म लिखे जाते हैं। प्रशासन में भी ऐसे यूज़ होंगे, बहुत सारे शॉर्ट वर्ड्स आपके सामने आएंगे, वो आपके एब्रीविएशंस होंगे। बहुत सारी चीज़ों को आपको शॉर्ट वर्ड्स में लिखना पड़ेगा, वो एब्रीविएशंस है, तो इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है एबियंस। एबियंस का मतलब लिखा हुआ आस्थगन। ठीक है, अब आस्थगन का मतलब क्या होता है? ये खुद ही नया हिंदी है, लेकिन हिंदी नया शब्द लग रहा है। मैं आपको सीधी भाषा में बताता हूँ, कुछ चीज़ों को ठंडे बस्ते में डाल देना। और प्रशासन में नौकरी में जाने के बाद, पटवारी में, RS में जाने के बाद, आपको अधिकांश ऐसी चीज़ों से, आपकी फाइल थी कोई फाइल, अब ठंडे बस्ते में पड़ी है। ठीक है, तो किसी को रोक देना। सरकारी नौकरी निकालते हैं और उसके बाद कई बार होता है कि नौकरी निकली नहीं और वो ठंडे बस्ते में चली जाती है, तो किसी को भी रोक देना, स्थगित कर देना कुछ समय के लिए, ठंडे बस्ते में डाल देना, वो कहलाता है एबियंस। क्लियर है? तो अब आप कुछ वर्ड्स को इसी तरह से याद रखेंगे, ठंडे बस्ते में डाल देना, एबियंस। जब भी आपके दिमाग में आए कुछ इस तरह की चीज़ें कि फाइल ठंडे बस्ते में पड़ गई, तो आपके वर्ड दिमाग में क्लिक करना चाहिए एबियंस। ठीक है, अब अगला आता है एबोलिशन, जिसका मतलब होता है उन्मूलन या समाप्ति। उन्मूलन का मतलब है मूल, यानी जड़ से किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, उसको कहते हैं एबोलिशन। जैसे एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को जड़ से ख़त्म करना, उसका उन्मूलन करना। पोलियो का उन्मूलन हो गया अब, है ना, एबोलिशन। इसके लिए एक वर्ड और लिख सकते हैं हम, इरेडिकेशन। एक वर्ड और आता है इरेडिकेशन। ठीक है, इरेडिकेशन का मतलब भी यही होता है उन्मूलन। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ एब्यूज़। अब एब्यूज़ आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, सामान्यतः एब्यूज़ का मतलब एब्यूजिंग यानी गाली देना होता है, लेकिन जब प्रशासन में इसका मतलब निकलता है दुरुपयोग करना। एब्यूज़, इसको मिस यूज़ भी कह सकते हैं। तो एब्यूज़ शब्द आप जब अपने पावर का मिस यूज़ करते हैं तो उसको एब्यूज़ भी कहते हैं। तो प्रशासन में इसका अर्थ यहाँ पर अलग हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर एग्जाम में सवाल भी आए, ध्यान देना, अगर पटवारी में सवाल भी आए, एब्यूज़ शब्द लिखा है, दुरुपयोग भी लिखा हुआ और गाली देना भी लिखा हुआ, तो आपको दुरुपयोग करना है, वहाँ पर आपको गाली देना नहीं करना है। आगे लिखा हुआ एकेडमिक, ये तो आपको आता ही होगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन हम बात करते हैं, यानी शैक्षणिक योग्यता। तो एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षणिक, एकेडमिक काउंसिल, शैक्षणिक परिषद, इस तरह के शब्द आ सकते हैं। अकॉर्ड, अगला वर्ड है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब समझौता देना की बजाय इसको हम समझौता कह सकते हैं। अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता या किसी के अकॉर्डिंग, जिसे हम कहते हैं अकॉर्डिंग यानी अनुकूल होना, तो ये भी कह सकते हैं। ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, समझौते को ही अनुकूल होना नहीं कहते हैं। तो समझौता, देखो कई बार ऐसा था पीस अकॉर्ड, हम कहते हैं दो देशों के बीच में पीस अकॉर्ड हुआ है, एक शांति समझौता हुआ है, तो वहाँ पर अकॉर्ड यूज होता है, पीस अकॉर्ड, शांति समझौता। दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा था, युद्ध विराम हो गया, दोनों के बीच में समझौता हुआ, तो वहाँ पर पीस अकॉर्ड शब्द काम में आता है। अगला शब्द है एक्यूज। एक्यूज का मतलब है अभियोग लगाना। अभी अभियोग क्या होता है? अभियोग को हम सामान्य भाषा में कहता है आरोप लगाना। किसी पर अगर आपने आरोप लगाया है तो व्यक्ति अक्यूज्ड कहलाता है, आरोपी कहलाता है। किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगा है तो वो एक्यूज्ड, व्यक्ति को हम एक्यूज्ड कहेंगे, आरोपी। ठीक है, मुझे यहाँ पर उसको उर्दू में एक शब्द आता है मुलजिम। जब उस पर आरोप साबित हो जाता है, देखो किसी भी व्यक्ति पर अगर आरोप लगा है तो आरोप लगता ही वो अपराधी नहीं हो जाता है, तब तक वो आरोपी कहलाएगा, अभियुक्त कहलाएगा, अपराधी नहीं कहलाएगा। अपराधी कब कहलाता है कोई भी व्यक्ति? जब कोर्ट ने उसको सजा दे दी हो, जब न्यायालय ने उसको सजा दे दी हो, तब वो अभियुक्त से अपराधी बनता है। तब उसके पहले वो एक्यूज कहलाता है, एक्यूज के बाद में वो क्रिमिनल हो जाता है ना। पहले वो मुलजिम होता है, बाद में वो मुजरिम हो जाता है। आजकल तो हमारी मीडिया ऐसे करती है, किसी व्यक्ति पर आरोप लगा है, वो पहले न्यायालय से पहले उसको आरोपी से अपराधी भी साबित कर देती है। तो व्यक्ति आरोपी है इसका मतलब नहीं है कि वो अपराधी है। अपराधी कब होगा? जब न्यायालय उसको कहेगा, उसके पहले वो एक्यूज्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अभियोग। अगर एक्यूज्ड होता है तो वो अभियुक्त हो जाएगा। अब आता है एक्नॉलेज, और इसी से एक शब्द बना है एक्नॉलेजमेंट, है ना, अभिस्वीकार करना और अभिस्वीकृति।
एक्नोलेज करना, आप किसी को भी एक स्वीकृति देते हैं, अभिस्वीकार, किसी को मानना, ठीक है, मानना, आप किसी व्यक्ति को मानते हैं, एक्नोलेज करते हैं उसको, तो यहाँ पर वर्ड आता है एक्नोलेज करना। और एक एक्नोलेजमेंट, देखो यहाँ पर इसके लिए ज़्यादा वर्ड यूज होता है पावती। पावती किसको बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ रसीदी, पावती बोलते हैं कि आपने कुछ भी सामान था उसका आपको रिसिप्ट मिली है तो वो कहलाता है पावती, ठीक है। जब भी आप किसी डाक के द्वारा भी कोई चीज़ भेजते हैं तो आपको जो रिसिप्ट मिलती है तो वो भी एक्नोलेजमेंट कहलाता है, पावती कहलाता है, ओके। अगला शब्द है यहाँ पर अवाप्त करना, अर्जन करना, एक्वायर होना चाहिए, यहाँ पर एक्वायर लिख दिया, ये एक्वायर, ACQUIRE, एक्वायर करना। एक्वायर करना यानी अवाप्त करना। जैसे हम एक पढ़ते हैं लैंड एक्विजिशन, इसको एक्वायर को एक्विजिशन भी कह सकते हैं, ACQUISITION, लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण। तो एक्वायर करना, अवाप्त करना, अधिग्रहण करना, अपने कब्जे में लेना, ये सारा कहलाता है एक्वायर करना, ठीक है। तो एक्विजिशन भी कह सकते हैं, जैसे लैंड एक्विजिशन आता है, भूमि अधिग्रहण करना, ओके। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, एक्विजिशन भी आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी प्रशासन में यूज़ होता है। एक्ट इन फोर्स, अगला वर्ड है हमारा एक्ट इन फोर्स। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा है, कार्यवाहक लिखा हुआ है, कार्यकारी लिखा है, ये राघव प्रकाश से मैंने लिखा है। वैसे इसका एक्ट इन फोर्स का अगर हम सीधा सीधा मतलब देखें, एक्ट इन फोर्स, एक्ट इन फोर्स का मतलब है किसी को भी फोर्स अमल में लेकर आना, कोई भी काम को, कोई भी है उसको अगर हम काम को अमल में लेकर आते हैं तो उसको हम एक्ट इन फोर्स कह सकते हैं। इसको मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, अमल में लाना, ये ज़्यादा अच्छा वर्ड्स होगा, एक्ट इन फोर्स। इसको यानी कार्य के रूप में परिणत कर देना। कोई भी कानून था जिसे सरकार ने अधिनियम बनाया, अब उस अधिनियम को लागू कर दिया तो उसको हम कह सकते हैं एक्ट इन फोर्स, यानी वो अब लागू हो चुका है, ठीक है। और कार्यवाहक के लिए एक शब्द और आता है, जैसे हम कहते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो इसके लिए कहाँ आएगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट, ठीक है। कार्यवाहक न्यायाधीश, ठीक है, एक्टिंग जस्टिस या जज, इसको हम कह सकते हैं। तो एक्टिंग शब्द आता है जो कार्यवाहक होता है, कार्यवाहक राज्यपाल हो सकता है, जो पूर्ण रूप से नहीं होता है, किसी का पद खाली होने पर उसको टेम्परेरी रूप में कोई पद दिया जाता है, उसके लिए भी इस तरह का कार्यवाहक शब्द आता है। उसके लिए सही वर्ड होना चाहिए एक्टिंग, लेकिन राघव प्रकाश में ये लिखा है एक्ट इन फोर्स को कार्यवाहक बताएं। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सही होना चाहिए, एक्ट इन फोर्स को किसी भी चीज़ को कार्य के रूप में लाना, परिणत करना, अमल में लाना, ये ज़्यादा अच्छा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एडोक, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसको आप ध्यान से देखें। एडोक आपको अर्थ पता होना चाहिए, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा वापस से। एडोक क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है तदर्थ, हिंदी में शब्द क्या लिखा हुआ है, तदर्थ। अब ये हिंदी में भी नया शब्द है हमारे लिए, वो भी तो समझ में नहीं आ रहा है। तदर्थ का मतलब क्या होता है, मैं उसका मतलब समझाता हूँ। यूज़ कहाँ होता है, जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो आपने एक पढ़ा होगा तदर्थ न्यायाधीश, एक वर्ड आता है तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। इसके लिए हम एडहोक जज या एडहोक जस्टिस इसको कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, एडहोक न्यायाधीश का मतलब यहाँ पर ये होता है, कोई न्यायाधीश का मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ रही है, न्यायाधीश की कमी लग रही है, एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ रही है, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं, किसी मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर एक कोई भी रिटायर्ड जज है उसको नियुक्त कर सकता है। तो जो एक्स्ट्रा यहाँ पर आ रहा है उसको हम कहेंगे एडहोक। एड, वो यहाँ पर एक नया एड हो गया, इसलिए इसके यहाँ पर कह सकते हैं एडहोक। तो इसको हिंदी में कहते हैं तदर्थ। अब यहाँ पर हमें तदर्थ भी समझ में नहीं आता, लेकिन इसका अर्थ समझ में आना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। जब आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ जाए किसी कारण से, मान लो कि चार लोग पहले से ही हैं लेकिन इस बार काम ज़्यादा बढ़ गया और आपको एक एक्स्ट्रा व्यक्ति चाहिए, तो एक्स्ट्रा व्यक्ति को जोड़ने के लिए जिसको हम कहेंगे तदर्थ न्यायाधीश या तदर्थ, ऐसा कोई भी अधिकारी हो सकता है, प्रशासन में कभी भी इस तरह की नियुक्ति की जरूरत पड़ सकती है, तो उसको हम कहते हैं एडहोक नियुक्ति, एडहोक अपॉइंटमेंट इसको बोला जाता है। अगला शब्द आता है एडेसिव। अब एडेसिव, अब चिपकने वाला कोई भी पदार्थ है, आसंजक, एक साइंस का वर्ड है आसंजक, चिपकने वाला पदार्थ। अब नॉर्मली ऑफिस यूज़ में इस तरह की चीज़ें आती है, बाकी कोई वैसा विशेष वर्ड नहीं है। एडेसिव, अब एडेसिव भी कोई नया वर्ड नहीं है, लेकिन अगर आपने कभी गौर किया हो तो हम एक फेविकोल आता है। अब फेविकोल एक ब्रांड का नाम है, उस वस्तु का नाम नहीं है ना। जैसे हम हर टूथपेस्ट को कई बार कोलगेट बोल देते हैं, तो कोलगेट उस वस्तु का नाम नहीं है, वो एक ब्रांड का नाम है। ऐसे ही फेविकोल जो है एक ब्रांड का नाम है, न कि उस वस्तु का नाम। उस वस्तु पे आप देखेंगे जो चिपकाने वाला पदार्थ है उस पर लिखा आता है वाइट एडेसिव, है ना, तो वो वाइट एडेसिव है, न कि फेविकोल है। अब फेविकोल ऐसे वाइट एडेसिव और भी कंपनी के हो सकते हैं। तो एडेसिव का मतलब होता है कोई भी चिपकाने वाली वस्तु, उसको हम एडेसिव बोलते हैं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो पॉलिटी में भी यूज़ होता है और प्रशासन में भी यूज़ होता है। अधिकांश वर्ड्स हमें ऐसे मिलेंगे जो पॉलिटी में भी यूज़ होता है, और जो पॉलिटी में आते हैं ऐसे चीज़ें एग्जाम में पूछ ली जाती है। एडजंट, और इसी तरह का वर्ड बना हुआ एडजंट साइन डाई, इसको साइन डाई करना है, DE है लास्ट में। एडजंट का मतलब होता है स्थगित करना। ये अधिकांश कहाँ पर यूज होता है, देखो एडजंट साइन डाई, ये वर्ड्स एग्जाम में आया हुआ है और भी आने की संभावना है। एडजंट साइन डाई की अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, ऐसा कहाँ सुना है आपने कि अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है? बिल्कुल सही है। जब संसद की कार्यवाही चलती है तो लोकसभा और राज्यसभा को कई बार ऐसा होता है कि हम इस कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हैं। ठीक है, तो अनिश्चित काल के लिए, जब फिक्स नहीं हो कि ये कल शुरू होगा परसों शुरू होगा, तो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। उसके लिए एक वर्ड आता है एडजंट साइन डाई। साइन डाई वर्ड है यानी अनिश्चित काल के लिए। ऐसा एक और आता है एडजमेंट मोशन, ये अगला अपना वो एडजमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव आता है, उसको हम एडजमेंट मोशन, यानी सदन को अभी जो कार्रवाई चल रही है उसको स्थगित कर दीजिए और जो कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है उस पर डिस्कस करना है, तो इसके लिए एडजमेंट, सदन का एडजन कर दिया जाता है और एक प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव को इंग्लिश में कहते हैं मोशन, तो एडजमेंट मोशन कहलाता है। अगला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब आप जानते हैं प्रशासन या प्रशासनिक, रिफॉर्म्स का मतलब है सुधार। तो ऐसा प्रशासन जो जिसमें सुधार हो रहा है वो प्रशासनिक सुधार के लिए एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स कहलाता है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिफॉर्म्स यानी ऐसा प्रशासन जिसमें सुधार किया जाना है। अगला वर्ड है एडमिसिबल। इसका अर्थ क्या होता है? एक वर्ड होता है एडमिट, ठीक है, एडमिट इसका मतलब तो है किसी को यहाँ पर भर्ती कराना, एडमिट कराना। इस एडमिट का एक अर्थ और होता है, एडमिट का मतलब है मैं एडमिट करता हूँ यानी मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, एडमिसिबल जो स्वीकार करने योग्य हो, जिसको हम कहेंगे स्वीकार्य। स्वीकार्य का मतलब होता है जो स्वीकार करने योग्य है उसको कहता है स्वीकार्य, ग्रहण करने योग्य को कहता है ग्राह्य। तो एडमिसिबल जो स्वीकार करने योग्य हो, ठीक है, एडमिसिबल। जैसे प्रशासन में ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो ग्रहण करने योग्य होती है, तो वहाँ पर एडमिसिबल का यूज़ होता है। जैसे कोई भी योग्यता रखी गई है, आपको एलिजिबिलिटी रखी गई है, तो वो एडमिसिबल वर्ड में आता है कि आपकी ये जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए एडमिसिबल है। इस तरह से एफिडेविट, ये वर्ड्स आपने काफ़ी सुना होगा। शपथ पत्र कई चीज़ों के लिए, जैसे आप इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं, आपका एक डॉक्यूमेंट कम पड़ जाता है, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि आपकी इंटरव्यू रोक दिया जाए, आप एक शपथ पत्र दे सकते हैं कि आप ये बाद में दे देंगे। और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको कोर्ट में ऐसी जरूरत पड़ती रहती है, आपको शपथ पत्र देना पड़ता है, तो उसको हम जानते हैं, इसको हम एफिडेविट कहते हैं। आगे लिखा हुआ एजेंडा। अब ये एजेंडा वर्ड हम काफ़ी बार सुनते हैं, है ना, पॉलिटिक्स में काफ़ी यूज़ होता है कि इस पार्टी का एजेंडा क्या है। एजेंडा का मतलब क्या होता है? हम अधिकांश इसको नेगेटिव वर्ड के रूप में लेते हैं कि इस पार्टी का एजेंडा ये है। एजेंडा का मतलब होता है कार्यसूची। कार्यसूची का मतलब इस पार्टी के कार्यसूची में ये पार्टी कौन कौन से कार्य करेगी, उसके एजेंडे में क्या है, उसके लिए यूज़ होता है एजेंडा, कार्यसूची। हिंदी में ध्यान रखना है, इसको कार्यसूची बोलते हैं। हम इंग्लिश तो काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन हिंदी में इस तरह का वर्ड आएगा। अब अगला वर्ड है एग्रेरियन, कृषि भूमि संबंधी। संबंध की जगह इसको संबंधी कर सकते हैं। कृषि भूमि संबंधी कुछ भी बात है उसको एग्रेरियन बोला जाएगा। एग्रीकल्चर से ही बना है ये एग्रेरियन, ओके, तो नया वर्ड नहीं है, एग्रीकल्चर से बन गया है एग्रेरियन। अगला देखते हैं एग्रीमेंट। ये भी आपने बहुत सुना होगा। एग्रीमेंट का मतलब कोई भी अनुबंध होना, करार होना, ठीक है, तो अनुबंध को हम यहाँ पर कहते हैं एग्रीमेंट होना, समझौता होना। इस तरह से किसी के बीच में कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, एग्रीमेंट भी होता है। एग्रीगेट, एग्रीगेट का यूज़ होता है, आपने 3 साल कॉलेज में पढ़े होंगे, तीनों के अलग अलग परसेंटेज बने हैं, तो तीनों का एग्रीगेट परसेंटेज कितना है, औसत कितना है, उसको बोलते हैं एग्रीगेट। अलाउंस, भत्ता। भत्ता क्या होता है? जब आप नौकरी में जाएंगे तो आपको वेतन तो मिलेगा ही, आपकी सैलरी तो मिलेगी, बेसिक पे तो आपको होगा, इसके अलावा बहुत सारे आपको भत्ते भी मिलते हैं, ठीक है, उसको इंग्लिश में कहा जाता है अलाउंस। जैसे आपने एक महंगाई भत्ता सुना होगा, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है आपको सरकार महंगाई भत्ता भी बढ़ाती है ना। महंगाई भत्ता को इंग्लिश में कहते हैं DA, डियरनेस अलाउंस। महंगाई को इंग्लिश में कहेंगे डियरनेस, तो डियरनेस अलाउंस। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, आपको परिवहन का भत्ता मिलता है। इस तरह के कई सारे के भत्ते होते हैं, वो आपके वेतन में जुड़कर मिलते हैं, तो भत्ते को बोलते हैं अलाउंस। एनेक्स्चर, अब ये एनेक्स्चर का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा कोई भी फॉर्म होता है और अधिकांश जो सरकारी फार्म होते हैं उसमें इस तरह का लिखा हुआ था लास्ट में, पूरा फार्म लास्ट में ख़त्म होने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट के नाम दिए जाते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो जो डॉक्यूमेंट के नाम दिए जाते हैं उसके जस्ट ऊपर ये वर्ड लिखा रहता है संलग्नक, या फिर परिशिष्ट भी कह सकते हैं। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है एनेक्स्चर, वहाँ पर संलग्न ओब्लिक करके एनेक्स्चर भी लिखा जाता है। तो क्या क्या आपको संलग्न करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड आता है एनेक्स्चर। क्लियर? अब ये वर्ड देखो, अगर आप इसको दिमाग में बैठा लोगे तो आपको सारी चीज़ें याद रह जाएगी कि ये कौन सा वर्ड्स कहाँ यूज़ हो रहा है।
और कोई वर्ड अगर हम गौर से देखें तो ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे कहीं ना कहीं सरकारी कामों में यूज़ भी होते हैं। तो अगर आप गौर से देखोगे तो आपके आसपास ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे और इन्हीं में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। एनुअल, ये तो आप जानते होंगे, एनुअल का मतलब हो गया वार्षिक, बाई एनुअल द्विवार्षिक, ठीक है, ये हो जाता है। आगे देखते हैं एनुअल ऑडिट रिपोर्ट। जब आप नौकरी में जाएंगे तो आपका एनुअल ऑडिट रिपोर्ट होगा, वो आगे भेजा जाएगा। तो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है? वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, एक साल में आपकी रिपोर्ट क्या रही है, तो वार्षिक जो आपका ऑडिट होगा वो आगे जहाँ यहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो एनुअल ऑडिट रिपोर्ट इसको कह सकते हैं। पूरे वार्षिक अंकेक्षण प्रतिवेदन, पूरे साल का हिसाब किताब यहाँ पर जो भेजा जाता है उसको कहते हैं एनुअल ऑडिट रिपोर्ट। एंटीसीडेंट्स, एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या होता है? पूर्वव्रत, पूर्व में जो भी घटनाएं घटी है उसके लिए शब्द काम में लेते हैं एंटीसीडेंट्स। एंटीसिपेटेड, प्रत्याशित, एक शब्द होता है अप्रत्याशित, जो आपकी आशा के अनुकूल नहीं हुआ है। प्रत्याशित कि जैसी आपने अपेक्षा की है और वैसा ही काम हो जाता है, कि पहले से ही पता था कि ऐसा काम होगा, तो उसको हम कहते हैं प्रत्याशित। एंटीसिपेट, आपने पहले इसको ये कर लिया कि इस तरह से काम होने वाला, तो उसको हम कहते हैं एंटीसिपेट। एंटीडेटेड चेक, पूर्व दिनांकित चेक, कोई ऐसा चेक जो पहले की डेट से जारी किया गया उसको हम कहते हैं एंटीडेटेड चेक। आगे वर्ड लिखा हुआ है अपेंडिक्स, जिसको हम कहते हैं परिशिष्ट। अब ये परिशिष्ट क्या होता है? देखो पॉलिटी में हम जब पढ़ते हैं तो संविधान में हम पढ़ते हैं कि इसमें यहाँ पर 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ है, इनके बाद एक अलग परिशिष्ट भी आता है, कुछ एक्स्ट्रा और पार्ट जोड़े हुए हैं, जैसे 5 परिशिष्ट जोड़े हुए हैं। तो ये कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ कहीं जोड़ी हुई है तो उसको एक्स्ट्रा चीज़ों को जोड़ने को हम परिशिष्ट बोलते हैं। कुछ भाग है, एक्स्ट्रा भाग है, वो कहलाता है परिशिष्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। कोई होता है एप्लीकेबल, यानी वो योग्य है, उस पर वो चीज़ें लागू होती है। तो प्रयोज्यता, यानी जिस पर कोई चीज़ लागू होती है वो कहलाता है एप्लीकेबिलिटी, यानी उस पर ये लागू होती है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, ये आप जानते हैं नियुक्ति। मैंने आपको पॉलिटी में भी बताया था कि प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, नियुक्त होता है, यानी वो अपॉइंटमेंट होता है। ओके, आपका सिलेक्शन होगा, आप चयनित होंगे, सिलेक्शन आपका यहाँ पर, तो सेलेक्टिव के लिए चयनित वर्ड, अपॉइंटमेंट नियुक्ति। अप्रेज, अप्रेज का मतलब यहाँ पर है मूल्यांकन। मूल्यांकन के लिए एक वर्ड और आता है हम जो अधिकांश यूज करते हैं, वो आता है इवेल्युएशन, इवेल्यूट करना, लेकिन इसके लिए एक वर्ड ये भी आ सकता है अप्रेज। एप्रोप्रिएशन, इसका मतलब होता है विनियोजन, ठीक है। नेक्स्ट अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन, ये आसान से वर्ड है, विनियोजन भी। एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन का तो आप हम कहाँ यूज़ करते हैं? एप्रोप्रिएट, कोई भी चीज़ अगर सही तरीके से की गई हो उसको विनियोजन, या सही तरीके से, उचित तरीके से, तो वो कहलाता है एप्रोप्रिएशन। अप्रूवल, अनुमोदन करना, किसी भी चीज़ को अप्रूव कर देना, अनुमोदन देना। जब आपको कोई भी फाइल आपके पास आएगी, आपने उसको अप्रूव कर दिया, आपके साइन होंगे, तो वो कहलाता है अप्रूवल। असेंट, एसेंट कह सकते हैं, एसेंट का मतलब होता है अनुमति देना। तो यहाँ पर अनुमति देना या सहमति देना एक ही बात है। असेंट के लिए सहमति वर्ड ज़्यादातर यूज़ होता है, एसेंट यहाँ पर इसका मतलब हो गया अनुमति देना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं असेट्स। एसेट्स क्या होता है? यहाँ पर लिखा हुआ परिसंपत्ति या आस्तियाँ। इसका एक विलोम पूछा जाता है जिसको कहते हैं लाइबिलिटीज। ये इसका विलोम हो गया। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। जैसे बैंक में अधिकांश यूज होता है कि आपका असेट्स क्या है, जैसे आपके पास अपना मकान है वो आपका असेट है, आपके पास आपकी गाड़ी है वो आपका असेट्स है, लेकिन आपका बैंक पर आपको कर्ज है तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। तो एक शब्द होता है असेट्स, एक होता है लाइबिलिटीज। ऐसे ही सरकारों में भी यूज होता है, सरकार की असेट्स उसकी परिसंपत्तियाँ या उसकी आस्तियाँ, और कुछ जो उसको चुकाना होता है वो उसकी कहलाती है। जैसे ही अब सरकार को वेतन देना होता है तो सरकार पर वो लाइबिलिटीज़ है, सरकार को वेतन चुकाना होता है। सरकार की बहुत सारी कंपनियाँ हैं, सरकार के बहुत सारे भवन हैं, वो सरकार के असेट्स हैं। ओके, इसी तरह से एसोसिएशन, हम देखते हैं कि भाई सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका एक बहुत सारे एसोसिएशन भी होते हैं, तो उसको कहते हैं संघ। एसोसिएशन एक कॉमन वर्ड से हम सारे यूज़ करते हैं। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का यूज़ करते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ है, यानी बिल्कुल प्रमाणिक चीज़ है, जिसको प्रमाणित किया हुआ कि ये बिल्कुल सही है, तो ऑथेंटिक चीज़ कहलाती है। ऑथोराइज, ऑथोराइज से ही बना है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी का मतलब जिसके पास पावर होती है, हम जानते हैं जिसके पास अधिकार होता है कुछ काम करने के, अगर आपके पास अधिकार है, आप प्राधिकारी। ऑथोरिटी को हम प्राधिकरण भी कहते हैं यहाँ पर। प्राधिकारी, अगर आपके पास किसी काम करने का अधिकार है तो आपके पास, जिसको हम कहते हैं आपके पास ऑथोरिटी है। और ऑथोराइज, किसी चीज़ को आप प्राधिकार देते हैं, प्राधिकार देना को हम कहते हैं ऑथोराइज किया। जो व्यक्ति होगा, ऑथोरिटी होगा, वो किसी चीज़ को ऑथोराइज करता है तो उसके लिए हम काम में लेते हैं ऑथोराइज करना। ओके, जैसे तहसीलदार साहब हैं,
तो वो हमारा जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑथोरिटी वो है, ऑथोराइज वो करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्राधिकार देना। आगे है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस बॉडी किसको बोलते हैं? जो स्वायत्त है। जैसे आरबीआई के लिए हम कहते हैं कि आरबीआई एक स्वायत्त संस्थान है। निर्वाचन आयोग जो है वो एक स्वायत्त संस्थान है, एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, यूपीएससी है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, अपने काम खुद करते हैं। स्वायत्त का मतलब होता है वो अपने काम में, अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं, सरकार का वहाँ पर दबाव नहीं होता। तो ऐसी बॉडी कहलाती है ऑटोनोमस बॉडी। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम बी वाले पार्ट पे। ये ए का यहाँ पर खत्म हो गया था, लगभग 10 पेज मैंने यहाँ पर ले लिए, 40-45 सब तो यहाँ पर केवल ए के हो गया है। लेकिन ये शुरुआत में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं तो जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। आगे आता है बैड कंडक्ट, दुराचरण, या फिर इसको हम कह सकते हैं दुर्व्यवहार। अगर आपका व्यवहार सही नहीं है, नौकरी में भी जब आप जा रहे हैं, आपकी जब रिपोर्ट बनेगी तो ये आपका कंडक्ट का मतलब था व्यवहार, बैड कंडक्ट का मतलब बुरा व्यवहार, दुराचरण या फिर दुर्व्यवहार। तो आपका वहाँ पर गुड कंडक्ट और बैड कंडक्ट। तो बैड कंडक्ट का मतलब होता है दुर्व्यवहार। बेनिफिशियरी, लाभानुभोगी। अब यहाँ पर ये वर्ड थोड़ा मुश्किल है, इसको आप आसान लिख सकते हैं लाभार्थी। बेनिफिशियरी को हम कहते हैं लाभार्थी। बहुत सारी जो योजनाएं हैं उसमें कौन लाभार्थी है कौन लाभार्थी नहीं है, तो उसके लिए काम में आता है बेनिफिशियरी कौन है। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी के लिए हिंदी में लिखा हुआ संदर्भ ग्रंथ सूची। अब ये संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होता है? हम कई बार किताबें पढ़ते हैं, किताबों में लास्ट में सोर्स लिखा होता है कि ये जो किताबें हैं इसमें इसका संदर्भ कहाँ से लिया गया, कि ये कहाँ से लिया गया। तो उसमें बहुत सारी किताबों का नाम लिखा है कि हमने यहाँ से भी लिया है, यहाँ से भी लिया, इन किताबों का भी यहाँ पर लिया। तो वो संदर्भ की पूरी जो सूची दी जाती है उसको हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। क्लियर है? बिड, इसको कहते हैं हम बोली लगाना। अब ये सरकारी कार्यों में बहुत सारा ऐसा होता है, नीलामी होती है, नीलामी यहाँ पर, नीलामी को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्शन, AUCTION, ऑक्शन। ऑक्शन नीलामी जब होती है तो वहाँ पर बोली लगती है, तो इसको बिड, बोली लगाने को कहते हैं बिड। नेक्स्ट बाई एनियल, अभी हमने पढ़ा था एनुअल का मतलब वार्षिक, बाई एनियल यानी जो द्विवर्षीय होता है, हर 2 वर्ष में होने वाला। बाईलेटरल, यूनिलेटरल एक पक्षीय, यूनिलेटरल इसका अगर हम देखें तो इसका दूसरा वर्ड आएगा यूनिलेटरल। यूनिलेटरल दूसरा वर्ड इसका नहीं है, ये इसका विलोम कह सकते हैं, ये एक पक्षीय होता है। और मल्टीलेटरल का मतलब बहुपक्षीय होता है, ये इसका विलोम हो जाएगा। और ऐसे ही 2 पक्षीय हैं तो इसको बाईलेटरल कह देते हैं। बाई जब जुड़ जाता है तो वो 2 के लिए यूज़ होता है, जैसे बाई एनियल हो गया, बाईलेटरल हो गया, ठीक है, बाईपोलर हो गया, द्विध्रुव हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो बाईलेटरल का मतलब क्या? द्विपक्षीय। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये तो आप जानते होंगे, रेवेन्यू बोर्ड, राजस्व मंडल को कहा जाता है, जिसका मुख्यालय अजमेर में है। बोनाफाइड, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, इसका मतलब समझते हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है इसका। बोनाफाइड और इसका एक विलोम होता है जिसको कहता है मेलाफाइड। बोनाफाइड और मेलाफाइड, एम में ये वर्ड आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्रशासन में क्या होता है, कोई अधिकारी है, जैसे कलेक्टर साहब हैं, ठीक है। अब कलेक्टर ने कोई डिसीजन लिया है और डिसीजन उसका गलत हो गया है, तो क्या उस डिसीजन का उसका कोई सज़ा मिलेगी? उसमें ये देखा जाता है कि उसका जो डिसीजन है वो बोनाफाइड था या मेलाफाइड था। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति निर्णय लेता है, निर्णय, उसकी नीयत तो सही होती है, वो काम तो अच्छा करना चाहता है। कई बार सरकारों के साथ भी ऐसा होता है कि सरकार की नीयत तो अच्छी है, काम तो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन जब काम करते हैं तो उसका रिजल्ट गलत हो गया, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो गलत हो गया तो सरकार की नीयत नहीं थी कि गलत करना, लेकिन वो गलत हो गया, यानी आपकी नीयत तो अच्छी थी लेकिन कार्य गलत हो गया। तो वहाँ पर आपको माफ़ किया जा सकता है, आपसे गलती हुई है लेकिन आपको माफ़ किया जा सकता है। देखो, बहुत काम आएगा ये नौकरी में। बोनाफाइड, आपके निर्णय को इस मानदंड पे देखा जाएगा कि आपका निर्णय कैसा है, बोनाफाइड था या मेलाफाइड था। अगर आपका निर्णय, आपसे गलती भी हो गई तो आपको ये देखा जाएगा कि आपका निर्णय, आपकी नीयत सही थी या नहीं थी। अब आपसे गलती हुई लेकिन पता चलता है कि आपकी नीयत ही गलत थी, आपको काम करना ही नहीं चाह रहे थे, आप तो जानबूझकर इस काम को अटकाना चाह रहे थे, तो वहाँ पर आपकी बदनीयती काम आती है। तो बदनीयती को हम कहते हैं मेलाफाइड। सदाशय, इसको सदाशय वर्ड भी कह सकते हैं, सदाशय, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेलाफाइड को कदाशय, यानी आप बुरे एक तरह से अपेक्षा के साथ ये कार्य कर रहे थे, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा मेलाफाइड। आपकी नीयत ही गलत थी, तो वो कहलाता है मेलाफाइड। नेक्स्ट आता है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, ब्रीच का मतलब तोड़ देना, भंग कर देना, विश्वास भंग करना, तो ये कहलाता है ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस। आगे नेक्स्ट देखते हैं ब्राइब, जो हमारे यहाँ पर प्रशासन में बहुत बार ये यूज़ होता है। ब्राइब, घूस, रिश्वत, उत्कोच, हिंदी में एक वर्ड आता है उत्कोच, ठीक है, ये संस्कृत का वर्ड है वैसे, उत्कोच। रिश्वत को यहाँ पर, घूस लेने को उत्कोच, ब्राइब कहा जाता है, ठीक है।
एक वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। अब ब्यूरोक्रेसी ये स्पेलिंग अलग तरह की है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये वर्ड लिख लिया है। अब इंग्लिश में आपको इसको ध्यान रखना है, ब्यूरोक्रेसी स्पेलिंग अब BURO ऐसे नहीं लिखा जाता। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग बड़ी मुश्किल है, BUREAU, BUREAUCRACY। तो इसको हम कहते हैं हिंदी में नौकरशाही, ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह। अब नौकर होते हैं लेकिन शाही नौकर होते हैं, ठीक है। बड़े जो अधिकारी होते हैं वो नौकरशाही कहलाती है, अधिकारी तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं, अब सी पर आते हैं, कैरिड फॉरवर्ड। कैरिड फॉरवर्ड किसको कहते हैं? आगे ले जाने को। इसको यहाँ पर लिखा गया अग्रणित शेष। अब ये वर्ड भी ध्यान रखना, आगे ले जाना, सीधा सा वर्ड है कि आगे ले जाना, कैरी फॉरवर्ड करना, ठीक है। किसी पेज को भी आगे आप ले जा रहे हैं, किसी भर्ती को आप, जैसे कई बार होता है कि पिछली भर्ती अब बच गई, उसको कैरिड फॉरवर्ड करना, यानी आगे की भर्ती में जोड़ देना, आगे ले जाना कहलाता है कैरिड फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड है केस। अब मैंने इसलिए लिखा एक केस ये होता है, एक केस ये होता है, इन दोनों में फ़र्क है। केस इसके हम कहते हैं भाई ये केस है, केस का मतलब कोई भी मामला, कोई भी वाद। पुलिस केस भी होता है ना, तो कोई पुलिस का केस का मतलब पुलिस का वाद, पुलिस का प्रकरण हो गया, मामला हो गया, कोई विषय या स्थिति हो गई। ये केस का मतलब क्या होता है? इस केस का मतलब होता है नकदी, पैसा, ये नकद होता है। देखो हिंदी में एक और वर्ड आएगा नकद और नगद, ये दोनों भी अलग अलग है, ये हिंदी के वर्ड हैं, है ना, एक जैसे दिखने वाले शब्द पर दोनों का अलग है। तो शब्द युग्म में इस तरह का आता है नकद और नगद। नगद का मतलब क्या होता है? जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कैश पेमेंट करना। जब आप हाथों हाथ पेमेंट करते हैं उसको कहते हैं नगद, आज नगद कल उधार वाला। नकद का मतलब होता है नकदी, पैसा, जो आपका मुद्रा होती है उसको हम नकद बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैश। ओके। कॉशन, अब ये भी आपने कई बार देखा होगा, कोई भी ऐसी हानिकारक चीज़ें होती हैं जिससे नुकसान हो सकता है, आप यूज़ तो करते हैं घर में लेकिन उससे कुछ नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पर इस तरह का एक चिन्ह बनाकर आता है और लिखा आता है कॉशन, सावधानी। और सावधानी क्या रखनी है वो नीचे लिखा आता है, 6 साल के छोटे बच्चों को ये हाथ में नहीं देना है, 3 साल से छोटे बच्चों को दूर रखना है, तो वहाँ पर कॉशन लिखा होता है, ठीक है। तो सावधानी। अब अगर गौर से देखेंगे तो ये वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स आपको आसपास भी मिल जाएंगे। सीज फायर, आप ये वर्ड कई बार सुनते होंगे, युद्ध विराम, कि यहाँ पर पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया है, सीज फायर का उल्लंघन किया है, यानी जो युद्ध विराम की हमारी समझौता हो रखा है उसका उसने उल्लंघन किया है, युद्ध विराम को वापस उसने गोलीबारी कर दिया। तो सीज फायर का वायलेशन ये हम पाकिस्तान के बॉर्डर पर देखते रहते हैं, ठीक है। सेंसस, सेंसस 2011, जनगणना 2011, तो सेंसस वर्ड वहाँ पर यूज होता है जनगणना के लिए, ठीक है। जनसंख्या के लिए ध्यान देना, जनसंख्या के लिए पॉपुलेशन वर्ड यूज होता है, लेकिन जनगणना के लिए सेंसस वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट, चार्जशीट, ये भी आपने काफ़ी बार सुना होगा। पुलिस केस में जब पहली बार आरोप पत्र दायर किया जाता है तो उसको कहता है चार्जशीट दायर करना, आरोप पत्र तैयार करना। सर्कुलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। एग्जाम में कौन से शब्द पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है उसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि पिछला ट्रेंड यही चल रहा है। जो भी अलग अलग प्रकार के लेटर लिखे जाते हैं, जैसे परिपत्र क्या एक प्रकार का लेटर है, जो भी सरकारी, अर्ध सरकारी, है ना, औपचारिक पत्र जो भी लिखे जाते हैं सरकार में, वो सारी तरह के जो पत्र हैं आप देखेंगे उनके नाम को आपको ध्यान रखना है, चाहे वो मेमोरेंडम हो यानी ज्ञापन हो, वहाँ पर डेमी ऑफिशियल लेटर्स हो, कई तरह के ऑफिशियल लेटर्स हो, उन सब में, जिसमें कोरिजेंडम भी आ सकता है, एक शुद्धि पत्र आता है, और यहाँ पर एक ये सर्कुलर आ गया है। इस तरह के बहुत सारी चीज आगे आएंगे, उसको हम पढ़ेंगे। तो सर्कुलर, परिपत्र, परिपत्र का मतलब क्या होता है? एक बड़ा अधिकारी जो होता है उसके नीचे बहुत सारे अधिकारी, उनको वो लेटर भेजना, आप सबको एक ही तरह का लेटर भेजना है। जैसे मुख्य सचिव है और सारे जिले के जो कलेक्टर हैं उनको पत्र भेजना है, तो एक परिपत्र जारी करेगा, एक लेटर जारी करेगा सभी कलेक्टर्स के नाम के, तो उसको कहा जाता है परिपत्र। क्लियर। नेक्स्ट है कोडिफिकेशन, हिंदी में इसको कहते हैं संहिताकरण। संहिता क्या होता है? कोडिफिकेशन का मतलब है कोई भी नियमावली तैयार करना। जैसे आपने एक संविधान बनाया तो संविधान में भी बहुत सारे नियम लिखे गए, तो इसको कहा जाता है कोडिफिकेशन कर दिया। सरकारी जब कर्मचारी होगा तो वहाँ पर भी बहुत सारे आपके नियम तैयार होंगे, तो उसको भी कह सकते हैं कोडिफिकेशन करना, एक संहिता तैयार करना। जैसे आचार संहिता होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो कोडिफिकेशन यानी उसको संहिताबद्ध करना, ये कहलाता है कोडिफिकेशन। कोल्यूजन, अब हिंदी में लिखा हुआ है दुर्भिसंधि। अब ये हिंदी वाला शब्द ही बड़ा मुश्किल है, दुर्भिसंधि का मतलब क्या होता है? देखो सीधी सी बात है, सांठगांठ करना, इसको ये कह सकते हैं मिली भगत। हम प्रशासन में इस तरह के बहुत सारे वर्ड की सांठगांठ, है ना, कि सरपंच की और ग्राम सेवक की सांठगांठ से काम हुआ है, इस तरह के सुनते हैं, तो वो कोल्यूजन, इंग्लिश में क्या वर्ड आता है उसके लिए?
कि भाई इनकी सांठगांठ से, दोनों बड़े अफसर साहब और छोटे अफसर साहब दोनों की मिली भगत से ये सारा मामला हुआ है। तो ये सांठगांठ का, मिली भगत का जो मामला होता है, इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है कोल्यूजन। अब यहाँ पर दुर्भी संधि क्यों लिखा है, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन में यही वर्ड आएगा, सांठगांठ या मिली भगत हो सकता है नहीं आए। दुर्भी संधि है ना, दोनों के बीच में संधि हुई है और वो गलत काम के लिए हुई है, तो वो कहलाता है मिली भगत सांठगांठ। आगे देखते हैं, आगे वर्ड लिखा हुआ है कॉमन रोस्टर। ये वर्ड भी काफ़ी चर्चा में रहा था, इसलिए एग्जाम में आ सकता है। कॉमन रोस्टर क्या होता है, सामान्य नामावली। ये कब चर्चा में रहा था, सुप्रीम कोर्ट में भी एक कॉमन रोस्टर तैयार होता है ना, कि किस बेंच की कौन सा केस कौन सी बेंच सुनवाई करेगी, तो कॉमन रोस्टर बनता है, एक नियमावली के तहत ये बनता है और वो मुख्य न्यायाधीश तय करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी नियमावली की किस व्यक्ति को कौन सा काम देना है, उसके लिए एक रोस्टर तैयार होता है, इसको हम कहते हैं कॉमन रोस्टर। ये देखो, ये आया है विज्ञप्ति, जैसे ये भी एक प्रकार का पत्र का प्रकार है। सरकार विज्ञप्ति जारी करती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिक। तो इसको आपको ध्यान रखना है खास तौर पर, इन चीज़ों को तो आपको खास तौर पर ध्यान रखना है जो सरकार किसी पत्र के रूप में यूज़ करती है, कम्युनिक कहलाता है। कम्यूटेशन, परिवर्तन, परिवर्तन भी कह सकते हैं। एक्सचेंज, जैसे कम्यूटेशन का एक अर्थ इंग्लिश का पर्यायवाची हम एक्सचेंज भी कह सकते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन करना, हेरा फेरी करना, इसमें कुछ बदलाव करना, है ना, ये कहलाता है कम्यूटेशन। इसको हेर फेर शब्द भी कह सकते हैं हम सामान्य भाषा में, हेर फेर करना, कुछ भी चेंजेस करना, ये कहलाता है कम्यूटेशन। अभी हमने पढ़ा था अलाउंस, तो एक अलाउंस है कंपनसेटरी अलाउंस, प्रतिपूरक भत्ता। कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा देना, तो प्रतिपूरक का मतलब ये होता है आपको किसी चीज़ का अगर मुआवजा दिया जा रहा है तो वो कहलाता है मुआवजा भत्ता। सरकार भी अपने कई तरह के आपको कंपनसेशन देती है, तो कंपनसेटरी अलाउंस यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, जैसे आपसे कई बार एक्स्ट्रा काम कराया है या कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है तो आपको यहाँ पर कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है। कंपाइलेशन, इसको कहते हैं संकलन। कंपाइलेशन, एक साथ सबको कंपाइल करना। देखो, अब मैंने भी यहाँ पर बहुत सारे शब्द लिए और उनका कंपाइलेशन करके एक वीडियो बनाया है। ठीक है, तो ये है एक कंपाइलेशन, यानी एक चीज़, बहुत सारी चीज़ों का एक जगह पर संकलन करना, तो कंपाइलेशन कहते हैं उसको। ऐसा ही आता है कॉम्प्लियंस, अनुपालन। अनुपालन का मतलब कॉम्प्लियंस, देखो कॉम्प्लियंस हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कि इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं अनुपालन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं कि इस कानून के अनुपालन में हमने ऐसा काम किया है। ठीक है, तो इसको अनुपालन भी कह सकते हैं, इसकी इजाज़त भी कह सकते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं उनके कॉम्प्लियंस से ये कार्य हुआ है, उनकी इजाज़त से, उनकी अनुमति से, तो ये सारे वर्ड्स इसके लिए कॉम्प्लियंस ही यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कंडम्न। कंडम का मतलब होता है निंदा करना। आपने कई बार सुना कि हम कड़ी निंदा करते हैं। अब कड़ी निंदा का मतलब तो ये कंडम करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर गलत है, दंडनीय घोषित करना, तो उसको कंडम करना यहाँ पर कहते हैं निंदा करना। ओके, कॉन्फिडेंशियल, ये भी आपने देखा होगा। कॉन्फिडेंशियल कहाँ आता है, आप जब एग्जाम देने जाते हैं, पेपर भी कई बार सील में आता है, और जो सील आती है उसको अगर आपने गौर किया होगा तो सील पर पूरा लिखा आता है कॉन्फिडेंशियल, यानी ये बहुत सीक्रेट है, जो गोपनीय होता है। पेपर अभी जब सीक्रेट रहता है, अंदर जब खुलता है नहीं, तो उसके लिए कॉन्फिडेंशियल शब्द काम आता है। तो कोई भी सीक्रेट चीज़ें होती है उसके लिए कॉन्फिडेंशियल चीज़ें यूज़ होती हैं। अब जब आप प्रशासन में भी जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कॉन्फिडेंशियल ही होती है, वहाँ पर आपको उसको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है, तो यहाँ पर यूज़ होता है कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिस्केट, जब्त करना, अधिहरण करना। ठीक है, अब ये सरकार भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करती है। बैंक जो आपके कुछ भी चीज़ें हैं अगर वो जब्त करते हैं तो उसके लिए कॉन्फिस्केट यहाँ पर शब्द आ सकता है। अधिहरण करना, जब्त करना, कब्जा करना भी इसके लिए कह सकते हैं, कॉन्फिस्केट में आता है। अगला वर्ड है कॉन्निवेंस, मौन सहमति। मौन सहमति क्या होती है, अब एक छोटा अधिकारी है, उसके ऊपर एक बड़ा अधिकारी है। अब छोटा अधिकारी कोई रिश्वत ले रहा है, बड़े अधिकारी को पता है कि वो रिश्वत ले रहा है, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कह रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बड़े वाले अधिकारी की भी कोई मौन सहमति है। सरकार अपने है, सरकार के नीचे उनके कार्यकर्ता कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, नेता कोई बड़ा नेता कोई एक्शन नहीं ले रहा है, इसका मतलब उस बड़े नेता की मौन सहमति है, कॉन्निवेंस है, यहाँ पर उसको सहमति दी जा रही है, तो ये कहलाता है कॉन्निवेंस। कॉन्जिक्यूटिव, लगातार क्रमिक रूप से एक के बाद जब एक चीज़ें होती है उसको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो ये वर्ड्स आप इसको एक बार दो बार वापस सुनेंगे, आपको ये सारे वर्ड्स याद हो जाएंगे। अगला वर्ड है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति। कई बार आम सहमति बनानी पड़ती है। आम सहमति का मतलब जब आप एक मीटिंग कर रहे हैं, ऑफिस में एक मीटिंग होगी, सबकी जब एक राय हो जाए कि हमें ये काम करना है, सबकी एक राय होती है। एक होता है बहुमत। बहुमत का मतलब जिनमें ज़्यादा की राय बनती है।
10 लोग हैं, 10 में से 6 ने कह दिया, 4 ने भले उस बात को नहीं माना, तो ये कहलाता है कि बहुमत से प्रस्ताव पारित हुआ। आम सहमति का मतलब कि लगभग सबने इसको हाँ कर दिया है, आम सहमति बनाई जाती है, 10 के 10 लोगों को तैयार किया जाता है, तो वो कहलाता है कंसेंसस। सबका एक मत हो जाना वो कहलाता है कंसेंसस। ये अपने पॉलिटी में यूज़ होता है कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टीजेंसी फंड। ठीक है, कंसोलिडेट फंड किसको कहते हैं? ये कहते हैं हम संचित निधि को। संचित निधि आप जानते होंगे कहाँ किसको कहते हैं हम? राज्य की भी संचित निधि होती है, भारत केंद्र की भी संचित निधि होती है। सरकार के पास टैक्स का जितना भी पैसा होता है वो इसी कंसोलिडेटेड फंड में संचित निधि में जमा होता है। अगला है कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी फंड भी कह सकते हैं। देखो इसको कॉन्टीजेंसीज लिखा है तो आकस्मिक व्यय हो जाएगा। अगर हम इसको केवल कॉन्टीजेंसी लिखेंगे और कॉन्टीजेंसी फंड लिखेंगे तो ये आकस्मिक निधि हो जाएगी। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के अधीन एक आकस्मिक निधि होती है 500 करोड़ की। जब अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति उसमें से पैसे दे सकता है, उसको हम कॉन्टीजेंसी फंड कहते हैं। कॉन्टीजेंसीज, अचानक से कोई खर्च हो गया, कॉन्टीजेंसी एक्सपेंडिचर उसको हम कह सकते हैं, कोई खर्च हो गया तो वहाँ पर ये यूज़ हो सकता है। अगला वर्ड है कन्वेंशन, जिसके लिए यहाँ पर 2 वर्ड लिख रखे हैं, रूढ़ी या अभिसमय। कन्वेंशनल, हम कई बार ये वर्ड्स यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल यानी परंपरागत। रूढ़ी और ये परंपरावादी या परंपरा, हम इसको परंपरा भी कह सकते हैं। आपके कुछ ट्रेडिशंस हैं, कन्वेंशंस उसको हम कह सकते हैं। अभिसमय, अब देखो ये एक वर्ड नहीं है, दोनों अलग अलग वर्ड्स, इसको कॉमा लगा सकते हैं। अभिसमय, इसको अभिसमय को हम सम्मेलन भी कहते हैं। कोई भी कन्वेंशन यानी सम्मेलन हो रहा है उसके लिए भी कन्वेंशन वर्ड्स यूज होता है। आजकल कोई बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, सम्मेलन होते हैं, उसके लिए कन्वेंशन वर्ड ही आप देखेंगे वही वर्ड्स यहाँ पर यूज होता है। लास्ट ये एक पेज है, सी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, फिर हम डी वर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम लास्ट पेज की ओर आ रहे हैं। कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन तो आप जानते होंगे ये काफ़ी यूज होता है ना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारतीय तेल निगम। तो बड़ी कोई कंपनी होती है उसको हम यहाँ पर निगम कहते हैं। वो कॉरपोरेट एक्ट के तहत यहाँ पर बन जाती है, इसलिए इसमें निगम कहलाता है। निगम पर फिर अलग तरह के कानून लागू होते हैं। ये फिर से आया कोरिजेंडम। ये कई बार आपने देखा होगा RPSC की तरफ से, अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से, कुछ भी जब फॉर्म में निकालते हैं कुछ गलती हो जाती है तो, या फिर कुछ नई चीज़ ऐड करनी होती है तो वो कोरिजेंडम जारी करते हैं, एक शुद्धि पत्र जारी करते हैं। इसमें वो वापस बताते हैं कि भाई इस जगह पर ये आना चाहिए, अब वैकेंसी ये रहेगी, या फिर इसमें ये चीज़ जोड़ी जाती है, तो उसके लिए वो एक शुद्धि पत्र जारी करते हैं। कस्टडी, ये भी आपने पढ़ा होगा, पुलिस अपनी कस्टडी में ले लेती है तो उसको कहते हैं पुलिस की कस्टडी में, अभिरक्षा में, पुलिस की अभिरक्षा में है वो, उनके पास रहेगा। हम कहते हैं ना कहीं कस्टडी में डेथ हो गई, वो पुलिस की अभिरक्षा में था, पुलिस उसकी सुरक्षा कर रही है, उसी में डेथ हो गई, तो कस्टडी कहलाता है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क को कहते हैं। ड्यूटी यहाँ पर शुल्क के लिए भी यूज़ होता है, ड्यूटी कर्तव्य के लिए भी यूज़ होता है। तो कस्टम का मतलब होता है जो सीमा शुल्क लगता है उसको हम यूज़ करते हैं कस्टम ड्यूटी। और आज का हम लास्ट वर्ड ले रहे हैं, इसको कहेंगे कट मोशन। मोशन का मतलब अभी हमने पढ़ा था एडजमेंट मोशन, प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। जब हम बजट की बात करते हैं, बजट में कटौती के लिए आता है तो वहाँ पर एक मोशन चलता है पॉलिटी में, इसको हम कहते हैं कट मोशन, कटौती प्रस्ताव। तो ये कुछ वर्ड्स थे, यहाँ पर मैंने आज A, B और C, अब क्योंकि ABC में ज़्यादा वर्ड्स थे, आगे इतने ज़्यादा वर्ड्स नहीं आएंगे, इसी में आपको ज़्यादा वर्ड्स लगे होंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने पढ़ाए, कोशिश करेंगे अगले 2-3 सीरीज में ये सारे वर्ड्स कंप्लीट हो जाएं। ये न केवल पटवारी के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि RAS के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड्स मैंने बताए उसको तो अच्छे से याद कर ही लेना आप। कुछ वर्ड्स होंगे जो हो सकता है आपको पहले से याद हो, तो इनको आप कम से कम अच्छे से याद रख लेना। मुझे लगता है यहाँ से ज़्यादा इसकी संभावना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। और आप क्वालिटी एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो इसमें आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। अभी भी RAS की टेस्ट सीरीज लगभग यहाँ पर 11 टेस्ट हो चुके हैं। RAS की अभी लगातार सीरीज चल रही है, पटवार की भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है। ओके, तो यहाँ पर आप इस प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके ये ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी अगर आप ज़रूर ज्वाइन करें, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्हीं पर मिलेगी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।